हेलो हेलो हेलो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए क्लास में। तो बच्चों, चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ सुनाना चाहता हूं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कहते हैं कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल और अपने आने वाला वक्त न बदल सके। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों बता दें हम आपको कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या। तो हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लिया। सॉरी, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, और यूरोप में राष्ट्रवाद आज पार्ट 7 पढ़ना है हम लोगों को। कितना पढ़ना है हम लोगों को? आज पार्ट 7। इटली का एकीकरण हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने पीछे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। यदि आप पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं, या आपने पीछे उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो आप जाके पहले उन क्लास को देखिए, फिर आप यहाँ आके इस क्लास को देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा का सारा टॉपिक, आपके मन से सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज हम पढ़ने वाले क्या है कि हम आज पढ़ने वाले हैं इटली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के बारे में यदि हम बता दें दोस्त, तो आपको पता होगा कि जब जब वियना समझौता हुआ था, कि जब मेरे बुआ दोस्त मेरे वियना समझौता हुआ था। और वियना समझौता कब हुआ आपको ये बात पता ही है। वियना समझौता जब 1815 ईस्वी में हुआ। तो वियना समझौता हुआ, तो वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? तो हम कहेंगे मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक ने वियना समझौता की अध्यक्षता की थी, और मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जारी रखने के लिए मेटरनिक ने इटली को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, है कि नहीं। उन्होंने इटली को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसमें से आप देखे होंगे कि जैसे उन्होंने रोम पर, कहां पर? उन्होंने रोम पर किसका? तो पोप का अधिकार, उन्होंने रोम पर पोप का अधिकार दे दिया। और जो इटली का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, इटली का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, उस इटली के हिस्से पर मेरे दोस्त, इटली के कुछ हिस्से पर अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिक का प्रभाव बरकरार रहा, है कि नहीं। तो हम लोगों ने ये बात पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी टुकड़ों टुकड़ों में टूटे हुए इटली को एकीकृत किया गया है, और एकीकृत करना या एकीकृत आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एकीकरण इटली का हुआ, कहां से कहानी शुरू हुई, है ना। तो हम बता दें आपको, तो क्या है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पड़ा। 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे यूरोप में ही पड़ा। उस क्रांति का प्रभाव बल्कि पूरे यूरोप में देखने को मिला, है कि नहीं। 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में देखने को मिला, और जिसके कारण पूरे यूरोप में कई सुधार किए गए, जिसके कारण पूरे यूरोप में जो यूरोप की पृष्ठभूमि जो नेपोलियन के द्वारा और नेपोलियन के अभियानों के द्वारा, या फिर हम कहेंगे मेटरनिक के बदलावों के द्वारा, इन सभी ने पूरे यूरोप के नक्शे नामो नक्शा बदल के रख दिया था, है कि नहीं। तो इन्हीं लोगों के बारे में हम आज इसी के बारे में जानेंगे कि क्या है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव सिर्फ कहां? तो सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे यूरोप पर देखने को मिला। और जिसके कारण क्या हुआ? तो यूरोप में कई सुधार किए गए, जैसे कई राज्यों को एकीकृत किया गया, कई राज्यों का एकीकरण किया गया, जैसे इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, हॉलैंड का, स्विट्जरलैंड का, डेनमार्क का, स्पेन का, पोलैंड का, आयरलैंड तथा इंग्लैंड का। ऐसे बहुत सारे राज्यों का क्या किया गया? तो हम कहेंगे एकीकरण किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि इटली 19वीं शताब्दी। अब हम बात करते हैं वो हुआ 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी का अर्थ क्या हुआ?
तो हम कहेंगे लगभग जब 1800 यानी 1800 से 1899 तक का समय जो होगा, 1800 ईस्वी से लेकर 1899 तक का जो समय होगा, 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक का जो समय होगा, वही क्या कहलाएगा? 19वीं शताब्दी कहलाएगी, है कि नहीं? तो बात करते हैं हम इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। क्या था? तो इटली जो शुरुआती दौर में मात्र एक क्या था? मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ मेटरनिक ने क्या किया था? तो मेटरनिक ने इसे टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया था, है कि नहीं? कई टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया था इसे, और कई शासकों में विभाजित करके रख दिया था इसे। अब हम बात करते हैं इसके क्या है? तो इस कारण वहां जो ये राज्य इटली को वहां कई राज्यों में कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ? इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। कैसी भावना थी? अलगाव की भावना थी। आज हम देख रहे हैं, आज हम करेंट अभी की बात ले लीजिए ना दोस्त, अभी क्या है? अभी जाके देख लीजिए बंगाल में क्या हो रही है, मणिपुर में जाके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक नतीजा क्या है कि हम राज्यों में टूटे हुए हैं, और लोगों को लगता है कि जो हम जिस राज्य से हैं वही हमारी। हालांकि हमें सोचना क्या है? हमें पूरे देश के बारे में सोचना है, लेकिन आजकल के लोग पूरे देश के बारे में ना सोच के सिर्फ वो अपने स्थानीय, या तो सिर्फ अपने भाषा के लिए लड़ रहे हैं, या फिर वो अपने संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो हम बात करें कि इस कारण वहां अलगाव की भावना थी, और इटली के कारण राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे पोप क्या चाहता था? मेरे पोप जो है ना, क्यों? क्योंकि आपको हम बता दें कि उस समय इटली की राजधानी कहाँ थी? इटली की राजधानी कहाँ थी? रोम। और रोम किसके पक्ष में था? रोम किसको दे दिया गया था? रोम पोप को दे दिया गया था। और पोप क्या चाहता था? कि इटली के एकीकरण हो। लेकिन इटली का एकीकरण कैसे हो? तो इटली का एकीकरण मेरे देखरेख में हो, मेरे दिशा निर्देश में हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो। और उसके साथ साथ बहुत सारे समस्याएं, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि क्या इटली का एकीकरण हो, है कि नहीं? ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इटली का एकीकरण हो, है ना? चलिए हम बात करते हैं कि क्या है इटली पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इटली पर किसका प्रभाव था? तो इटली पर बता दे फ्रांस और ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, तथा राजधानी रोम। उस समय राजधानी कहाँ थी? तो हम कहेंगे इटली की राजधानी रोम थी, और उसके आसपास के क्षेत्र पर किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। किसका अधिकार था? हम कहेंगे सर, तो उस समय रोम पर किसका अधिकार था? तो हम कहेंगे रोम पर पोप का अधिकार था। है कि नहीं? उस समय रोम पर पोप का अधिकार था, और इसीलिए इटली का विरोध होना अवश्य था। अवश्य ही क्या? तो उसका विरोध होना तय था, है ना? क्योंकि वो चाहता था, पोप चाहता था क्या? पोप चाहता था कि ये जो इटली का बंटवारा, इटली का एकीकरण मेरे हिसाब से हो। और ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि इटली का एकीकरण हो, है ना? अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त आगे की। तो ये देखिए, ये है इटली की पहले की, ये जो है इटली के एकीकरण की पहले की नक्शा। किस तरीके से इटली टुकड़ों में, ये सारी की सारी, ये पूरी इटली है, लेकिन किस तरीके से ये इटली टुकड़ों में टूटी हुई है कि नहीं? देख रहे हैं किस तरीके से ये इटली कई टुकड़ों में टूटी हुई है कि नहीं? लेकिन वही क्या है? तो वही हम देखेंगे कि इटली एकीकरण के बाद कैसे सभी राज्य एक साथ मिल गए, है कि नहीं? तो ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त आगे। तो पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। मैंने अभी तो बताया था आपको कि पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण कैसे हो? तो मेरे नेतृत्व में हो, मेरे दिशा निर्देश में हो, मैं जैसे कहूं वैसे हो,
है ना। देखिए पोप की इच्छा थी क्या कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो, और उसके नेतृत्व में यानी धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में न हो? तो शासकों के नेतृत्व में न हो, है ना। और इसके अलावे भी अनेक आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं भी थी, है ना। दोस्त ये जो है ना आपको पूरा का पूरा आपके बीटीसी बुक से देखने को मिल जाएगा, सारा का सारा आपके बीटीसी बुक से ही लिया गया है ना। आप बहुत बहुत बच्चों का कमेंट आता है, मैसेज आता है कि सर हम बुक कौन सा ले, पीडीएफ कहां से आएगी। तो देखिए इसके लिए हम सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। बस दोस्त आप बीटीसी का बुक ले लीजिए, बीटीसी के बुक में इतिहास की दुनिया बुक से ही हम लोग सारा का सारा, और बहुत सारे ऐसे कुछ मटेरियल हम लोग इधर उधर से भी, और बहुत सारे बातें इधर उधर से हम लोगों को कवर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग बेस मानकर चलते हैं बीटीसी को ही, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से आना है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आती है, कभी कभी तो सीधे सीधे वहीं से उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बेफिक्र होकर बीटीसी से ही पढ़े। और एक बात, एक और नई बातें मैं आपको बता दूं कि दोस्त जो 6 to 8 का जो है, 6 to 8 का क्लास 6 to 8 का सिलेबस चेंज हो चुका है। जो सरकारी स्कूल की है क्लास 6 to 8 की सिलेबस चेंज हो चुकी है, और वहां एनसीईआरटी लागू हो चुका है, एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, ठीक है। अब बच्चों को क्या पढ़ना पड़ेगा? वहां एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। और कुछ बच्चे इसी बात को लेके डाउट में भी है कि क्या सर 9-10 का भी सिलेबस चेंज हुआ है। जहां तक कि मुझे पता है बच्चे अभी तक 9-10 का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आगे की बात हम नहीं बता सकते हैं ना। चलिए तो बात करें हम दोस्त। हाँ, तो पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में और धार्मिक दृष्टिकोण से हो, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं भी थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? तो परंतु इसके बावजूद भी इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। कब से? 19वीं शताब्दी से ही। और फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहां भी स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। देख रहे आप उसी समय में देख रहे थे कि 1789 ईस्वी में क्या हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और फिर 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? वियना समझौता हुआ था। और फिर हम कहेंगे वियना समझौता हुआ था। और उसके अलावे भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, वाटरलू का युद्ध, और बहुत सारे युद्ध हुए थे, है कि नहीं। जिसके ये सारे के सारे सभी युद्धों का प्रभाव इटली पर उस समय एकदम जोरों शोरों से 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, है ना। 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, और पूरे यूरोप पर ना दोस्त मुख्य रूप से इस क्रांति ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, है ना। और यही बात हो रही है कि परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, और फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से पड़ रहा था, है ना। वहां फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही थी उन सभी घटनाओं का प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा था, है ना। बात करें हम दोस्त आगे, तो ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने, नेपोलियन की बात यदि हम करें तो नेपोलियन एक युद्ध नीति अपनाता था। नेपोलियन क्या करता था? एक युद्ध नीति अपनाया था उन्होंने। कौन सी? तो प्राय द्वितीय युद्ध। वो क्या करता था? प्राय द्वितीय युद्ध करके एक युद्ध नीति लाया था। प्राय द्वितीय युद्ध करके उन्होंने एक युद्ध नीति लाया था। और दोस्त ये क्या करता था कि प्राय द्वितीय युद्ध के जरिए क्या करता था? अपने देश के आसपास के जितने भी सारे देश थे उन पर क्या करता था? सैन्य अभियान करता था, उन पे अटैक करता था, और जिसके कारण क्या होता था? उसे जीत के और अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता था, है कि नहीं। तो वो क्या किया करता था? तो नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली पर
क्या किया, तो इटली पर नव जागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाहे भले ही नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न डाला हो, लेकिन उन्होंने, नेपोलियन के अभियानों ने इटली के एकीकरण पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाया था, है कि नहीं। बता दें हम तो, नेपोलियन के युद्धों के बाद में, नेपोलियन के यहाँ अभियान के बाद यहाँ बहुत सारे सुधार हुए, यहाँ के जनता में राष्ट्रवादी भावना पनपी, है कि नहीं। तो इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। कितने गणराज्यों में गठित किया, 3 गणराज्यों में। हम कहेंगे कौन कौन, तो सिस्पाइन गणराज्य और लिगुलियन गणराज्य और ट्रांसपेरेंट गणराज्य। क्या क्या कहेंगे हम, तो हम कहेंगे कि उन्होंने किसको, तो उन्होंने नेपोलियन ने इटली को और इटली गणराज्य को कितने भागों में बांटा, कितने गणराज्यों में बांटा, तो इटली राज्य को उन्होंने 3 गणराज्यों में बांटा। कौन कौन, तो याद रखिएगा, सिस्पाइन गणराज्य, फिर हम कहेंगे लिगुलियन गणराज्य, और फिर हम क्या कहेंगे, तीसरा नंबर में ट्रांसपेरेंट गणराज्य। याद रखिएगा, शायद पूछा भी जा सकता है, 3 गो ऑप्शन दे देगा आपको, 3 ऑप्शन दे देगा, एक नंबर में, ए नंबर में ये दे देगा, बी नंबर में ये दे देगा, सी नंबर में ये दे देगा, और चौथा डी नंबर में दे देगा, इनमें से सभी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे सीधे कि बताइए, कहिए सर कि इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इटली को कितने गणराज्यों में बांटा। 3 गो ऑप्शन दे देगा आपको, एगो चौथा ऑप्शन दे देगा, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। आप क्या करिएगा, यदि इनमें से कोई नहीं रहा तो भी खुशी होकर मार दी, खुशी मार दीजिएगा इनमें से, क्योंकि डी नंबर, क्योंकि आप कहेंगे सर, यदि आप पढ़े रहेंगे तो कहेंगे सर हमको तो सरोज सर पूरा का पूरा बताइए ना दिए है, सरोज सर हमको पूरा बताइए दिए है कि इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों में उसे बांटा था। पहला सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा कथी कहेंगे जी, दूसरा कहेंगे लिगुलियन गणराज्य, और तीसरा कहेंगे ट्रांसपेरेंट गणराज्य। याद ही हो गया, याद रहेगी ना। चलिए बात करते हैं कि उसने यातायात व्यवस्था सुधार दिया वहां, उसके जो उन्होंने अभियान वहां किया, इसके दौरान दोस्त उन्होंने पूरा का पूरा वहां का सिस्टम ही चेंज कर दिया, यातायात व्यवस्था पूरा बदल के रख दिया उन्होंने, पूरा का पूरा उन्होंने यातायात व्यवस्था बदल के रख दिया, व्यवस्था सुधारा, और तथा पूरे क्षेत्र को एक शासक के अधीन कर दिया। क्या कर दिया, पूरे क्षेत्र को एक शासक के अधीन कर दिया। यानी जो इटली जो है, इटली में बहुत सारे राजा नहीं होंगे, सबका कौन, एक ही राजा होगा, सबका एक ही राजा होगा, बहुत सारे राजा नहीं होंगे। इटली कई टुकड़ों में है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पूरे इटली का एक ही राजा रहेगा। इन्होंने ये बात बताई, और क्या किया, इन्होंने एक शासक के अधीन किया, और इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। वहां क्या आ गई, इन्हीं सभी कारणों से वहां क्या आ गई मेरे दोस्त, जागृति आई, और लोगों में भावना पनपी, लोगों में नई भावना पनपी, राष्ट्रवाद की भावना पनपी, और लोग उतावले हो गए अपने आप को एकीकृत करने के लिए, है कि नहीं। हम बात करते हैं दोस्त आगे कि नेपोलियन का पतन कब हुआ बताइए। यदि हम डिटेल से बता दें आपको, तो हम कहेंगे कि नेपोलियन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में राजा बना, है कि नहीं। नेपोलियन 1804 ईस्वी में कहां का राजा बना, फ्रांस का। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। अठारह सौ 4 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फिर वहां उन्होंने बहुत सारे सुधार लाए, बहुत सारे सुधार किए, और उन्हीं सुधारों के बाद हुआ कि उन्हें बहुत सारे राज्यों ने घेर लिया, और बहुत सारे राज्यों से उन्होंने लड़ाई करने के बाद वो कमजोर पड़ गए, और फिर उन्होंने 1814 ईस्वी में
उनकी हार हो गई। नेपोलियन की हार हो गई 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में हार हो गई, वो हार गए, युद्धों में हार गए, और उन्हीं 1814 ईस्वी के हार के बाद उनका पतन हो गया, उनका पतन हो गया। और इन्हीं पतन के पश्चात आपको पता होगा कि वियना समझौता हुआ, हुआ कि नहीं? वियना समझौता इसी के पश्चात हुआ, हुआ कि नहीं? कहिएगा जी सर, हुआ। तो वियना समझौता इसी के पश्चात 1815 ईस्वी में हुआ। और हम कहेंगे सर नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? क्या पतन का मतलब मृत्यु हो गया? नहीं, पतन हुआ, अर्थात इन्हें सेंट हेलेना, यानी चीजें हम कहेंगे इन्हें हेलेना नामक टापू पर, इन्हें कौन से नामक टापू पर कहेंगे दोस्त? इन्हें हेलेना नामक टापू पर। किस टापू पर? हेलेना नामक टापू पर नजरबंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हेलेना नामक टापू पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया। और 1821 ईस्वी में, कितने ईस्वी की बात हम बता दे दोस्त? 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1830 ईस्वी में, सॉरी 21 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की आयु में? तो लगभग 52 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? लगभग 52 वर्ष की आयु में। समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्त थोड़ा सा, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है? आप नोट कर लेंगे। वैसे पीछे मैंने पढ़ाई दिया, ये कोई बात नहीं। चलिए अब चलिए तो पढ़ते हैं अभी इस क्या है। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ, और उसके पश्चात वियना कांग्रेस का गठन हुआ 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का गठन हुआ, और वियना कांग्रेस के गठन के द्वारा इटली के दो गणराज्यों का एकीकरण कर दिया गया। अभी अभी मैंने बताया क्या? तो अभी मैंने बताया सर कि इटली को दो गण नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्यों में बांटा था। कहे थे कि नहीं कहे थे? अभी अभी तो हम पढ़ाए थे सर कि कौन कौन से, तो 3 गणराज्यों में कौन कौन से गणराज्यों में बांटा था? तो हम कहेंगे सिस्पाइन गणराज्य में। कौन कौन से गणराज्य में? सिस्पाइन गणराज्य में, लिगुलियन गणराज्य में, सिस्पाइन गणराज्य में, है ना, और लिगुलियन गणराज्य में, और ट्रांसपेडेंट गणराज्य में। हम कहे थे कि नहीं? तो क्या हुआ कि वियना समझौता के दौरान मेरे दोस्त, वियना समझौता के दौरान इटली के 2 गणराज्यों को एकीकृत कर दिया गया, और इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इस प्रकार क्या होने लगी? तो इटली के एकीकरण की दिशा क्या होने लगी? तय होने लगी। ठीक है, याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे हम। तो इटली में 1820 ईस्वी में, इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? तो संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। और एक गुप्त दल, जिसके बारे में आप जानते होंगे, कार्बोनरी दल के बारे में, कार्बोनरी समूह के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? कार्बोनरी समूह के बारे में आप लोग जानते हैं? चलिए, मुझे पता है आप लोग कार्बोनरी समूह के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि कार्बोनरी समूह एक वहां का गुप्त दल था, और ये दल क्या करती थी? तो जनता के हक के लिए लड़ती थी, और इटली के हित के लिए लड़ती थी, है कि नहीं? तो इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे, और एक गुप्त दल कार्बोनरी समूह, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार लगभग पूछा ही जाता है कि क्या पूछा जाता है सर, कि हम कहेंगे क्या पूछा जाता है, तो बच्चा जवाब देगा कि सर पूछिए, तो आप पहले सवाल क्या है? तो हम कहेंगे तो बताइए बउआ, कार्बोनरी समूह या संगठन या दल का संबंध
कार्बोनरी समूह या संगठन या दल का संबंध किससे है? तो बच्चा सीधे सीधे जवाब देगा किससे है? तो सर हमको कोनो नहीं पता है क्या? हमको ये पता है। तो कार्बोनरी समूह का या कार्बोनरी संगठन का संबंध किससे है? मेजनी से है। किससे है? मेजनी से है। बच्चा सटक से जवाब, सट से जवाब दे देगा, है कि नहीं? तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तो इसके बारे में कार्बोनरी, एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया गया और जिसका कार्बोनरी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध। कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर। किसको नष्ट कर? तो राजतंत्र को नष्ट कर, यानी राजा के तंत्र को नष्ट करना है। और किसको? गणराज्य को, यानी जनता के राज्य को, गणराज्य की स्थापना करना है। किसकी स्थापना करना था? यानी गणराज्य की स्थापना करना था इसका उद्देश्य। समझ में आया क्या? तो आप कहेंगे जी सर आ गया। अब हम बात करते हैं आगे दोस्त, बढ़ते हैं। ये कौन है? तो हम कहेंगे यही तो है सर मेजनी। क्या कौन है सर? यही है जूसेपे मेजनी। यही कौन है? यही है सर मेजनी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता। कैसे नेता? कैसे नेता? तो हम कहेंगे राष्ट्रवादी नेता। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। किस दल से था? तो हम कहेंगे मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से। किस दल से था? तो हम कहेंगे मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। याद रहेगी कि नहीं? तो हम कहेंगे, अभी तो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था कि नहीं दिया था? तो मेजनी का संबंध किस दल से था? तो हम लोग सीधे जैसे ही सवाल क्वेश्चन आया, जैसे लिखा सर बताओ, अच्छा, अरे क्वेश्चन पढ़ लो, सीधे मार दिया, है कि नहीं? हाँ, तो एक्चुअली होता है, जो क्वेश्चन आता रहता है ना, एक्साइटमेंट में मार देते हैं बच्चे, भले उसका आंसर कुछ भी रहे। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है एक बार दोस्त, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सुनोगे तो हंस भी दोगे, कहोगे क्या सर। एक बार हुआ क्या कि कंफ्यूजन में मैंने क्या मार दिया, क्वेश्चन गलत मार दिया। पूछा, लिखा हुआ था कमल, और हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए। लिखा हुआ था कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन में सरोजो लिखा था दोस्त। क्या लिखा था? ऑप्शन में सरोज भी लिखा था, जो कि मेरा नाम भी है। आप सोचो उस समय में मेरा क्या है, हम सोचे कि अरे कोई मेरा नाम दे देगा, हमको इतना ज्यादा पहचानता है कि मेरा नाम दे देगा। हम क्या किए, इस कमल को न सर, कमल को न दोस्त, हम कलम पढ़ लिए, आप खटाक से मार दिए कलम के पर्यायवाची वाला में, मेरा हो गया गलत। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट में आप लोगों को गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम, होता क्या है कि हमें दूसरों के गलती से ही तो कुछ सीखनी होती है ना, दूसरों की गलती से ही हमें कुछ सीखना चाहिए। अरे दूसरों की अच्छाई तो पूरा सारा दुनिया अच्छा है, कितनों की अच्छाई आप लोगे, किसी की बुराई या किसी की गलती से आप सीखो, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त कि क्या है कि मेजनी का संबंध इसी कार्बोनरी समूह से था। 1830 ईस्वी की फ्रांसी, कितने की? तो 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली से अछूता नहीं था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद तो मैंने अभी तो आपको बताई थी ना, तो 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव अछूता नहीं रहा इटली से, और वहां भी नागरिक आंदोलन होना शुरू हो गया। वहां भी क्या हो गया मेरे दोस्त? आंदोलन होना शुरू हो गया। वहां के लोग भी अब संगठित होने लगे और आंदोलन करने लगे। आंदोलन करने के बाद मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली का उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, है ना। उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे बताइए? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने उन्हें दबा दिया। मेटरनिक ने उन्हें दबा दिया। उनके
उनसे झगड़ा लड़ाई हो गया, भगा दिया ओकरा लठी लठी मार के, है ना। और अंत तक क्या हुआ, उन्हें दबा दिया गया और मेजनी को वो तत्काल इटली छोड़ के भागना पड़ा, है ना। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को यहाँ से पलायन होना पड़ा, यानी भागना पड़ा, है कि नहीं। कहावत सुने हो दोस्त, गांव में वो कहावत है, मार के डरे गधों पर आए। मतलब जब मार पड़ने वाली होती है ना तो सब भागता है। तो ऐसे नहीं तो मेजनी हालांकि वो एक सही वक्त का तलाश कर रहे थे, क्योंकि मेजनी उस समय पूरे राजनीति में कच्चे थे और इसी कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। उसके बाद मेजनी वापस आए और फिर उन्होंने क्या किया, इटली के एकीकरण में फिर उन्होंने 1848 ईस्वी की क्रांति हुई, उस समय वो आए और फिर क्या हुई, तो इटली का एकीकरण हुआ, है ना। हम बात करते हैं अब, तो यहां से हमने आज का टॉपिक हमने खत्म कर लिया और अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, है ना। अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं दोस्त, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आज जो हमने टॉपिक पढ़ी है उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे विदा लेंगे और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है कि नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, मेजनी का संबंध किस समूह से था, या मेजनी का संबंध किस समूह से है। तो आप कहेंगे क्या कि हम कहेंगे सर सैनिक से। नहीं सर, सैनिक से क्या है, सैनिक वो तो एक राष्ट्रवादी नेता था। कैसा नेता था वो, एक राष्ट्रवादी नेता था, है कि नहीं। सर मेजनी कैसा व्यक्ति था, तो मेजनी एक राष्ट्रवादी नेता था, है कि नहीं। तो अभी फिर हम कहेंगे कि क्या सर ये वो आतंकवादी था, अरे कहने नहीं देना, मार देगा गोली कोई, हाँ कह नहीं देना, नहीं बिल्कुल नहीं था। मेजनी आतंकवादी था, नहीं था, अरे तो कहोगे सर निकाला भाग दिया, नहीं, वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। क्या मेजनी का संबंध इनमें से किसी से नहीं, कार्बोनरी समूह से है। मेजनी का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे सर मेजनी का संबंध कार्बोनरी समूह से है। क्या याद रहेगी। आगे ना क्वेश्चन दोस्त ऐसे नहीं है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, ये पीवाईक्यू से लिया गया क्वेश्चन है, ये है ना। प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं हल्के में दे दिए है ना। इसीलिए बता रहे, बस हर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, और जो टॉपिक आपको जो बीच में लगती है कि आपके याद करने योग्य, आप उनको याद करिए, उनको समझिए। हम छोटे छोटे टॉपिक लेके पढ़ाते हैं ताकि बच्चा बोर ना हो, है ना। आपको बस पढ़ना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको दिखाएंगे कि हम हर सब्जेक्ट कितना आसान बनाया जा सकता है, कितना अच्छे से पढ़ा जा सकता है। वैसे दोस्त कोई बात नहीं, आप बस मन लगा के पढ़ते जाओ, है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। अब अभी तो हम पढ़े थे कि इटली का एकीकरण जो हुआ और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण होना था, इन सबका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, आप लोगों को पता है क्या। इन सबका सबसे बड़ा दुश्मन था दोस्त ऑस्ट्रिया। इन सबका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, ऑस्ट्रिया था, है कि नहीं। तो इंग्लैंड होगा नहीं, रूस होगा नहीं, फ्रांस होगी नहीं, होगा कौन, ऑस्ट्रिया। यानी इन लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन कौन थे, उस समय इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन था सर ऑस्ट्रिया, है कि नहीं। ये ऑस्ट्रिया ही नहीं चाहता था, क्यों, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, बताइए। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय मेटरनिक कौन था, तो हम कहेंगे सर ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। और मेटरनिक कदापि नहीं चाहता था कि किसी भी राज्य का एकीकरण हो, क्यों, क्योंकि वो जानता था कि सबको अपना गुलाम बनाना है तो हमेशा उन लोगों को तोड़ के ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो क्या वियना सम्मेलन 1848 ईस्वी में हुई थी, नहीं सर। वियना सम्मेलन के बारे में यदि हम बात करें,
यदि हम वियना सम्मेलन की बात तो 1848 ईस्वी की बात करें तो दोस्त 1848 ईस्वी में क्या हुई थी? 1848 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी फ्रांस में, यूरोप में, है ना। 1848 ईस्वी की क्रांति के नाम से जिसको हम जानते हैं, है कि नहीं? 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं हम, है कि नहीं दोस्त? अब हम बात करते हैं क्या 1870 में? बिल्कुल नहीं। क्या 1871 में? बिल्कुल नहीं। कब हुई? 1815 ईस्वी में। इसी से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, तो आप एक बात बताइए, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहिए तो कि नेपोलियन का पतन कब हुआ? बताइए। नेपोलियन का पतन कब हुआ? नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो हम कहेंगे क्या कि सर नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 ईस्वी में हुआ। और इसी के पतन के बाद क्या हुआ? वियना समझौता हुई। फिर एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि सर वियना समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? तो हम कहेंगे सर इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मेटरनिक था। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष मेटरनिक था। याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो दोस्त मेरे अंदाज से क्या कि इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ, है कि नहीं? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप बताइए पूरे यूरोप में, सॉरी पूरे यूरोप कहा गया, पूरे विश्व में कितने महादेश हैं? कितने महादेश हैं आपको बताना है। उन सभी का नाम, उन सभी के नाम आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में उन सभी का नाम बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका तो होगा नहीं दोस्त, दक्षिणी अमेरिका तो होगी नहीं, पश्चिमी एशिया तो होगी नहीं, होगा तो होगा कौन? बताइए, होगा तो होगा कौन? यूरोप, है कि नहीं? बस पढ़ते जाओ ना दोस्त, कोई बोलते ही रहे हैं? बस पढ़ते जाओ, कोई नहीं बोलेगा, बस पढ़ते जाना है। और दोस्त रिजल्ट इस बार अपना ही होगा, है ना, आपका ही होगा। बस पढ़ना है, बस मन लगा के पढ़ना है, रिजल्ट होना ही है, टेंशन नहीं लेनी है। हम बात करते हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इसका मिलान एकदम सावधानी पूर्वक करना है। क्या है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ध्यान से मिलान करते जाइएगा। हम कह देंगे वियना समझौता कब हुआ? 1815 ईस्वी में। यदि हम इसका आंसर लिखते चले तो हम कहेंगे क्या? ए के शायद। हम कहेंगे मेटरनी का पतन कब हुआ? तो हम कहेंगे मेटरनी का पतन 1848 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1848 ईस्वी में। तो यानी यहां लिख देंगे बी का 3। हम फिर कहेंगे इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण कब हुआ बताइए? 1871 ईस्वी में, यानी सी का 1। तो बच कौन गया? 1870। यानी सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में, है कि नहीं? डी का 2, है कि नहीं? याद रखिएगा, याद रहेगी ना आपको? बस देखिए दोस्त, एक वो क्वेश्चन से आपका 4 गो क्वेश्चन क्लियर हो गया, है कि नहीं? इस एक क्वेश्चन से ना दोस्त आपका 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? दोस्त सबसे ज्यादा यदि हिस्ट्री में कुछ बोरिंग लगता है ना तो ईस्वी याद करना। लोग ईस्वी याद करने के चलते ही हिस्ट्री से भागता रहता है। आपको हिस्ट्री देख आराम से याद कर लीजिएगा,
ऐसे ही हम बस पढ़ाते चलेंगे, आपको आराम से आप याद कर लीजिएगा। तो अगले क्लास में दोस्त हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में हमें पढ़ना क्या है, मेजनी के बारे में। जो जोसेफ मेजनी थे, मेजनी के बारे में, उनका जन्म क्या कहाँ था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, फिर उनका योगदान क्या रहा इटली के एकीकरण में, वो कैसे कैसे उन्होंने सबका विरोध किया, कैसे वो फिर वहां से वापस आए, है ना, जहाँ फिर वो भागे थे, तो भागने के बाद वो वापस कैसे आए, इन सभी के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। यदि आप यहाँ तक हमें देखे हैं, यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दिल से धन्यवाद आप सभी को। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। क्यों? क्योंकि दोस्त ऐसे ये क्लास जो है ना सर, ऐसे क्लासेस तो दोस्त पैसा लगा के भी नहीं मिलता है कि नहीं, जो आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए दोस्त आप क्या करेंगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, है ना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे क्लास को लाइक करेंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं अब हम अगले क्लास में। ओके।